नमस्कार, न्यूज नाइट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ सरकार के मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, तो दुनिया भर में वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू बरकरार है। इस खबर पर विशेष चर्चा करेंगे। देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नब्ज को पहचान कर इसे जनता तक पहुंचाने का काम डीडी डायलॉग के जरिए लगातार दूरदर्शन कर रहा है। इससे जुड़ी विशेष खबर भी हम आपको दिखाएंगे। सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। इस पर भी ज्यादा जानकारी आपको देंगे अगले 1 घंटे में। इसके साथ ही साथ अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी जानकारी भी हम आपको मुहैया कराएंगे अगले 1 घंटे में। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की तमाम जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभा को किया संबोधित। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाया। कहा, कार्यकाल के दौरान विरोधी भी नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के सिद्धपुर में भी जनसभा को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के रोहतास में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत लगातार बढ़ रहा है आगे, अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही है वृद्धि। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। नीति, नियत और नेता की बात कर स्वच्छ भारत, उज्ज्वला जैसी सफल योजनाओं को बताया उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण पूर्वोत्तर में पहले थी उग्रवाद की समस्या। पिछले 9 वर्षों के दौरान ज्यादातर उग्रवादी समूहों ने डाले हथियार। क्षेत्र में शांति हुई बहाल। गुवाहाटी में आयोजित दूरदर्शन डायलॉग के पूर्वोत्तर उदय सम्मेलन को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया हिस्सा। सेवानिवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के सरकार के प्रयासों का किया समर्थन। इस संबंध में पीएम मोदी को 270 लोगों ने लिखा पत्र। हाल में हुई रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता की छवि बरकरार। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में पीएम मोदी को मिली 77% की अनुमोदन रेटिंग। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत विश्व के बड़े नेताओं को छोड़ा पीछे। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 24 घंटे में और तीव्र होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा, इसके गुजरात पहुंचने की आशंका कम। राज्य के 13 तटवर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए दिए निर्देश। एनडीआरएफ की टीम को वडोदरा के समुद्र तट पर तैनात किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दी उन्हें बधाई। भारत ने सर्वाधिक 15 पदक हासिल करके तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दी बधाई। और भारत को टेस्ट विश्व कप जीतने के लिए करना होगा 444 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा। ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेट पर 270 रन के स्कोर को पारी घोषित की। और न्यूज नाइट में सबसे पहले रेल से जुड़ी हुई खबर। पूर्व नौकरशाहों, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और पूर्व जजों के एक समूह ने ओडिशा रेल हादसे पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीबीआई जांच का समर्थन करते हुए उन्होंने विश्वास जताया है कि सीबीआई जांच से इस जघन्य दुर्घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए 270 पूर्व अधिकारियों के समूह ने अपने पत्र में आशंका जताई
कि देश विरोधी ताकतें रेल नेटवर्क को बाधित कर ऐसे रेल हादसों को अंजाम देने की साजिश कर सकती हैं। ऐसे में विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अवैध अतिक्रमण सहित रेलवे ट्रैक के किनारे से अवैध अप्रवासियों को हटाया जाए और रेल ट्रैक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार के प्रयासों के प्रति पूर्ण समर्थन जताया है। हमारा कंसर्न ये है कि रेलवे प्रॉपर्टी पर काफी जगहों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास इलीगल स्क्वाटर्स वहां आके बसते हैं और उनको कोई भी किसी भी पैसे के लालच में रिलीजियस रेडिकलाइजेशन करके धार्मिक बिना पर उनको इस्तेमाल कर सकती हैं ऐसी शक्तियां इस बड़े एक्सीडेंट के लिए। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया था। तो अभी देखते हैं सीबीआई की इंक्वायरी गवर्नमेंट ने ऑर्डर की है, उसमें क्या निकलता है। लेकिन हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये अपील है कि इस तरह की जो इलीगल लोग रेलवे ट्रैक पर हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाके हो, बंगाल हो, असम हो, चिकन नेक का एरिया हो या इवन जम्मू कश्मीर, इनको रेलवे लाइन से हटा देना चाहिए। और केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है। आज इसकी अगुवाई की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा, तो वहीं विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ओर जहां मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा रख रहे थे, वहीं उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में आर्थिक मंदी और आर्थिक अराजकता का दौर समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार केवल काम करने में विश्वास रखती है और आज 9 सालों के बाद गरीबों ने भी जान लिया है कि सुशासन का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गृहमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को सम्मान मिला है। अंतरिक्ष के लिए नई नीति बनाने की बात हो, व्यापार बढ़ाना हो, दुनिया में से उद्योग यहां लाना हो, नौकरियों के मौके बढ़ाने हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कांग्रेस 4 पीढ़ी में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने हमारे भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। सम्मान, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कोई मोदी को बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है। ये सम्मान भारत को मोदी जी ने दिलाया है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तख्त सचखंड श्री हजूर अचलखंड साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और राष्ट्र के कल्याण की कामना की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के सिद्धपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की उपलब्धियां वास्तव में देश के लोगों की ही उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर देश ने विरोधियों की इस धारणा को दूर किया कि ऐसा करने से कश्मीर में भारी रक्तपात होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नया संसद भवन बनाकर मोदी जी ने भारतीय परंपरा को स्थापित करने का भी काम किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाटन के गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ पाटन से देवशी और नांदेड़ से योगेश शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार के रोहतास में
डीएनएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बच्चों, आप सब सौभाग्यशाली हो कि आज हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। यहां पर हम 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 10वें 11वें स्थान पर थे। इतने कम समय में आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो गया। और जानते हैं, बार्बन स्टैनले का नाम सुना होगा, एक वहां के फाइनेंशियल एनालिस्ट ने भी ये बात कही है। उसने भी कहा है कि भाई जैसे भारत आगे बढ़ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़ा हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के रोहतास में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज करीब 12 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी घरों में बिजली पहुंचाने का भी काम किया है। देश के लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। और जब हमारी सरकार बनी थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिजली भी देश के 18,000 ऐसे गांव थे जहां पर की बिजली नहीं पहुंची थी। माने आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में एक भी ऐसा घर शेष नहीं बचा होगा जिन घरों में बिजली की रोशनी न चमकती हो। ऐसा एक घर भी अब नहीं बचा होगा। और मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेता और केंद्रीय आवास और शहरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने विभाग के कार्यों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार के कामों में साथ देने के बजाय केवल और केवल राजनीति करते रहे, वहीं कोरोना काल में सरकार पूरे देश में वैक्सीन और अन्य योजनाओं से हर आम और खास की मदद करती रही। हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इज क्लोज टू 24 crores एंड राइजिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट मैटर कि दिल्ली हैज नॉट इंप्लीमेंटेड द स्कीम। आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। मैं नीयत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, देखिए जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा और जब महामारी के बीच में थे तो युवा नेता कहते थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे उस समय भी कहता था राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में जो आपकी सरकार है वो मुनाफाखोरी कर रही है। मैं क्यों ये रहा? नीति, नीयत, आपकी अगर नीयत ठीक होगी तभी होगा। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने हर नागरिक को घर और स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में वो काम कर दिखाया है जो पहले की सरकारों ने देश में 70 वर्षों में भी नहीं किया था। 2014 के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास सैंक्शन हुए। जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने 2004 और 14 में उसको खत्म कर दिया। सो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो जब कोविड आया तो हमको 1500 टन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज बाहर से लानी पड़ी। 942 टन मेडिकल इक्विपमेंट हमें मेडिकल सप्लाईज भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी। बट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इन द पब्लिक सेक्टर कंप्लीटेड। वर्चुअली नो इंडिजिनस कैपेसिटी शुरू करके टुडे we have distributed more than 222 crores vaccine manufactured and distributed free. This is a fact. और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के कालाहस्ती में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में कार्यों को उन्होंने सुशासन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 9 वर्षों में हर वर्ग के लिए और हर क्षेत्र में काम किया है। When I talk about the politics which Narendra Modi ji has started, we say that it is P2G2.
pro-poor, good governance. And when we are celebrating 9 years of NDA government under the dynamic leadership of Narendra Modi, we say Seva, Sushashan and Garib Kalyan. That is service, good governance and take care of the poor for which we are working. और जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर के दर्शन किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तिरुपति जिले के दौरे पर हैं। और जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह सिर्फ भारतवर्ष की आस्था का ही केंद्र नहीं बल्कि विश्व भर के भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सिर्फ भारतवर्ष के आस्था का केंद्र नहीं बल्कि विश्व भर के भक्तों का यह आस्था का केंद्र है। और ऐसे प्राचीनतम पवित्र स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को नमन करके ये जो हमें अपॉर्चुनिटी, जो हमें मौका मिला, उसके लिए मैं समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं। और न्यूज नाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकरदाता निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अपने संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पर्याय बताया। अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में रहे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रामाणिकता से जनता की सेवा करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त कामकाज का आदर्श पेश किया है। पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई पे लगाई। ये पाई पाई तब बची जब ईमानदार सरकार आई। गरीब की भलाई तब हुई जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की भूमिका निभाई। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था में उभर कर आई क्योंकि एक ईमानदार सरकार भारत के लोगों ने बनाई। इससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल के 5 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान हजारों लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई और जरूरतमंद लोगों को हाथों हाथ नंबर वाला चश्मा निःशुल्क बनाकर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद प्रदेश में अब 6 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिससे अब गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। आजादी के बाद तक केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, उनमें से भी एक भाजपा कांग्रेस के समय दिया गया। अब 6 नए मेडिकल कॉलेज
छोटे से हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुए हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे डॉक्टर बन रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ भी संवाद किया, जिसमें लोगों ने अनेक लाभकारी योजनाओं के लिए मोदी सरकार की सराहना की। हमीरपुर से नंदिनी मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम की राजधानी गुवाहाटी में दूरदर्शन के खास कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का उदय नाम के इस खास अंक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी ने पूर्वोत्तर की विकास गाथा पर अपने विचार रखे। देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नब्ज को पहचान कर इसे जनता तक पहुंचाने का काम डीडी डायलॉग लगातार कर रहा है। इसी कड़ी में डीडी डायलॉग का पड़ाव देश में विकास की नई इबारत लिखते पूर्वोत्तर भारत पहुंचा, जहां इसके विशेष संस्करण का गुवाहाटी में आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का उदय इस नाम से इस खास अंक में असम के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर के माध्यम से एक्ट ईस्ट विषय पर बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले किसी भी बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बनाई जाती थी और न ही कोई विकास होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों को पलटते हुए देश के आखिरी गांव को अब पहला गांव बना दिया है। 2014 से पहले कोई भी बॉर्डर एरिया में गाड़ी नहीं बन सकता है। तो ये जो डर और जो नेगेटिव मेंटालिटी, जिसको आप पेसिमिस्ट जो पॉलिसी आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस का पॉलिसी रहा है। मोदी जी ने उसको रिवर्स किया। जो बॉर्डर एरिया में कुछ नहीं बनाना है, इस पॉलिसी को खत्म करके अब बॉर्डर को ही हम फोकस एरिया मानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो बॉर्डर विलेज है, सरहद में जो गांव है, वो आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। इसके अलावा एक अन्य सत्र में असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व के राज्यों में व्यापार को गति देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया में एक बिजनेस हब के सिलसिले में खड़ा करने के लिए मोदी जी ने अपनी कार्यक्रम रचना की है। इसकी वजह से आज ट्राइलेटरल हाईवे हो, आसपास में जो भी पोर्ट है, म्यांमार के सिटुए पोर्ट हो, सारीपुर मोंगला हो, सेटाग्राम हो, सारे पोर्ट का साथ अपनी कनेक्टिविटी डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को एक सुनहरा मौका मिला है टू रजिस्टर देयर पोटेंशियल इन द नेक्स्ट डोर नेबर्स कंट्रीज। सो दिस इज द मार्केट ही हैज प्रोवाइडेड फॉर आवर प्रोड्यूसर्स, for our potentialities. वहीं द अनस्टॉपेबल असम एक्सप्रेस विषय पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास को बड़ी प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से असम में विभिन्न गुटों के साथ समझौते के कारण शांति स्थापित हुई, जिससे विकास संभव हो पाया है। ये जो पीस का दिशा में काम हुआ, एंड पीस इज बैक्ड बाय डेवलपमेंट, ये जो दोनों काम शुरू हुआ, पहले वो काम करने का लोगों का पास पॉलिटिकल जो एक विल होना चाहिए था, उसका अभाव था और वास्तविक भी नहीं लगता था कि यह संभव है। Probably North East was waiting for a great statesman to arrive. हेमंत विश्वा शर्मा ने दूरदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि असम में डीडी डायलॉग का आयोजन बदलते पूर्वोत्तर के विकास को चरितार्थ करता है। कभी मैंने नहीं देखा कोई असम सीएम को दूरदर्शन कभी इंटरव्यू लेते हैं या यहाँ आके लेते हैं। हम तो दूरदर्शन में देखने के लिए भी कैमरामैन को बात करता था, भाई हमको थोड़ा दिखाओ बोल के पहले। तो ये सिचुएशन था, लेकिन आज तो आ भी आया है। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ पीपल आर रीचिंग टू नॉर्थ ईस्ट, द आउटरीच टू नॉर्थ ईस्ट नाउ कंप्लीट। गौरतलब है कि डीडी डायलॉग किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच है और इसी के मद्देनजर इस खास अंक में अब पूर्वोत्तर की विकास गाथा से आम जनमानस को रूबरू करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। समुद्री किनारे पे सभी जिलों के प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। समुद्र में हेलीकॉप्टर से निगरानी के साथ मॉक ड्रिल भी किया गया है।
सभी मछुआरों को समुद्र से लौटने की अपील की गई है। तूफान की वजह से कच्छ और सौराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात में आगामी 3-4 दिनों के दौरान बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के खतरों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक की थी और इस बैठक में समुद्री किनारे स्थित सभी 13 जिलों के अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस की गई थी। और गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम ने बड़ोदरा के जारोड गांव के पास समुद्र तट पर उन्हें तैनात किया गया है। 6 बटालियन एनडीआरएफ से 3 टीम प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए मूव हुई हैं, जिसमें कि एक टीम वलसाड के लिए, एक टीम गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक टीम पोरबंदर के लिए, जिसमें कि 2 टीम यहां हमारी बटालियन हेडक्वार्टर से मूव की हैं गिर सोमनाथ और वलसाड के लिए, और एक टीम हमारी बटालियन हेडक्वार्टर जो हमारा आरआरसी है रीजनल रिस्पांस सेंटर गांधीनगर, वहां से एक टीम पोरबंदर के लिए मूव की गई है। जो कि ये बिपरजॉय साइक्लोन है उसको लेकर हमें स्टेट गवर्नमेंट से जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए मूव हुई। हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और हम तैयार हैं जो भी साइक्लोन का इफेक्ट्स है उसको हम रिलीफ पहुंचाने के लिए। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने कहा है कि कॉपीराइट का स्वामी होने के नाते शिक्षकों और छात्रों सहित अन्य साझेदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया तथ्यात्मक अशुद्धियों की पहचान होने, असंगत अभिव्यक्ति के बाबलों के सामने आने के बाद वो पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर सकता है। एनसीईआरटी ने कहा कि किसी की संबद्धता को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकें किसी के लिए विषय पर ज्ञान और समझ के आधार पर विकसित की जाती हैं और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लेखन का दावा नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी ने यह प्रतिक्रिया योगेंद्र यादव के पत्र के जवाब में दी है, जिसमें कहा गया था कि पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने की कवायद में इन्हें विकृत कर दिया गया है और अकादमिक रूप से बेकार बना दिया गया है। पुस्तकों में संशोधन से नाराज सुहास पालसी का और योगेंद्र यादव ने परिषद को पत्र लिखकर राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों से मुख्य सलाहकार के रूप में उनका नाम हटाने के लिए कहा था। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की ओबीसी की सूची में अनियमितता और धांधली की बात कही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की ओबीसी सूची में नई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं और इसमें ये जो गड़बड़ियां हैं वो कई तरह से भी हैं, जिसको लेकर आयोग खामोश नहीं बैठेगा। हंसराज अहीर ने हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2011 से पहले बंगाल के मुस्लिम ओबीसी जातियों की संख्या मात्र 53 थी, जिसे गलत तरीके से बढ़ाकर 118 कर दिया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम के वास्तविक ओबीसी जातियों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ नेशनल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर हैं इस बिंदु पर बातचीत करने के लिए। अहीर साहब, कहा जा रहा है कि बंगाल की जो ओबीसी कमीशन की जो सूची है उस सूची में अनियमितता है, क्या आपको अनियमितता दिखाई पड़ी? देखिए, आयोग के रूप में जब हम उन बंगाल सरकार के अधिकारियों से मीटिंग की थी फरवरी माह में, उसमें एक बहुत गंभीर बातें सामने आई हैं कि टोटल वहाँ पे 2010 तक 11 तक एक कुल 108 जातियाँ थी और उसके बाद में और उसमें उन्होंने 71 जातियों को मिलाया और वो सूची बन गई 179। और सूची जब हमको दी गई उसमें तो सूची में दिख के आ गया है कि कुल मिलाकर 179 जातियों में 118 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की थी और हिंदू समाज की वहाँ 61 जातियाँ थी। तो वो हम देखकर पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या बात है। ये बताया कि भाई ये जो जातियाँ इंक्लूड की गई है 2011 के बाद में, ये पहले हिंदू थे, हिंदू से मुस्लिम बने हैं, इसलिए मुस्लिम जातियाँ इनकी जो हिंदू जातियाँ थी उसको हमने इसको इधर माना है। ये सब देखने के बाद में हमने बोला है कि यहाँ कुछ धांधली दिख रही है, अनियमितता है, उस पर हमने ऑब्जेक्शन रेज किया। हमने कहा कि आपने जो जाति इंक्लूड की है ओबीसी में उसके पुरावे दो, डॉक्यूमेंट दो। तो ये बातें आई थी।
इसका मंडल कमीशन में जो मुस्लिम ओबीसी का जिक्र है, क्या आपको लगता है कि उससे अलग उन जातियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया जो उसकी हकदार नहीं? मंडल कमीशन के समय में इन जातियों को मंडल कमीशन में नहीं शो किया था, ये बाद में शो किया, इन्होंने इंक्लूड किया है। असल में मंडल कमीशन हो या आज हम कह रहे तो मुस्लिम भाइयों में भी ओबीसी कास्ट है, वो ऑलरेडी बंगाल में थी, 53 जातियां थी, अब इन्होंने 53 को बढ़ाकर 118 कर दी है। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिमों को ओबीसी में ना रखें, मेरा आयोग ये काम नहीं कर रहा है। हम तो चाहते कि ओबीसी में सभी मुस्लिम भाई जो है वो है, रहना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि 53 मुस्लिम ओबीसी का अधिकार छीनने के लिए ये नए 70 से अधिक जातियां, 71 जातियां मिला दी, और 71 जातियां मिलाने से क्या हुआ कि ये पुराने जो असली मुस्लिम ओबीसी थे या ओबीसी जो हिंदू भी थे, उनका अधिकार छीन लिया गया। तो हम संरक्षण देने के लिए है कि ओरिजिनल ओबीसी जो है उनको हम रक्षा करें, उनका अधिकार कोई छीने नहीं, इस भावना से हम गए थे। या आगे क्या रुख होगा? देखिए, जो ओरिजिनल ओबीसी है, असल में ओबीसी है, जो पहले 108 जातियां थी, उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो ओबीसी कमीशन खामोश नहीं बैठेगा। इस पे जो भी अंतिम आदेश हमने दिए थे, इसको सुधार करें, गलती को दुरुस्त करें और हमें उसके पुरावे दे और असली ओबीसी का अधिकार ओबीसी को मिले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर का कहना है कि जिन ओबीसी का जातियों का नाम सूचीबद्ध है, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आयोग खामोश नहीं रहेगा और इस पर कार्रवाई जो है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। कैमरामैन संजय जैना के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वैश्विक नेता के तौर पर जो उनकी लोकप्रियता का जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएम सबसे लोकप्रिय नेता बनकर दुनिया में छाए हुए हैं और ग्लोबल लीडर्स के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू लगातार बरकरार है। ये कई वर्षों से लगातार जो प्रधानमंत्री की लीडरशिप है उसको पूरी दुनिया सराह रही है। लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया सूची में पीएम मोदी ने विश्व के सभी दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री इस बार फिर से शीर्ष पर सामने आए हैं और पीएम मोदी को दुनिया के 77% लोगों ने सबसे बेहतर और लोकप्रिय विश्व नेता माना है। सबसे बेहतर और सबसे लोकप्रिय विश्व नेता 77% लोगों ने माना है। इसके साथ ही साथ इस लिस्ट में बहुत सारे विश्व नेता थे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 40% और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को केवल 33% वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो फासला है विश्व नेताओं से वो किस तरह से है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को 61% अनुमोदन रेटिंग मिली है। तो जो अंतर है वो कितना ज्यादा है इसको समझिएगा। दूसरे नेताओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को 52% अनुमोदन रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 77% और एल्बनीज को 61%। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने इस अपने सर्वे में ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग्स के आंकड़े जारी किए हैं। तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, लोपेज ओब्रेडोर समेत दुनिया के 22 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। दुनिया भर के 22 देश इसमें शामिल किए गए हैं और उनके बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। संस्थान ने यह सर्वे 30 मई से लेकर 6 जून तक किया था। एक वीक का यह सर्वे था और इसमें आंकड़े 8 जून को जारी किए गए थे और उसके ये आंकड़े 8 जून को जब जारी किए गए तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जो लोकप्रियता थी उस पर शीर्ष पर छाए हुए थे। इस सर्वे में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, जापान, यूके, यूएस और यूरोप के प्रभावशाली और विकसित देश शामिल थे, उनके नेता शामिल थे। फरवरी और इससे पहले ही नहीं, ये केवल इसी की बात नहीं है, अगर बात करें तो फरवरी और अप्रैल में भी पीएम मोदी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता की जो रेटिंग थी उस पर शीर्ष पर थे। अगस्त 2019 में ग्लोबल लीडरशिप
अप्रूवल प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसके शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगातार 71% से ऊपर रही है। 2019 से लेकर अब तक 71% से ऊपर रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में और आगे बढ़ गई। 2022 से पीएम मोदी की रेटिंग 75% से लगातार ऊपर रही है। इस बार यह 77% रही है। तो किस नेता को कितने वोट मिले हैं यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% के साथ शीर्ष पर है और अस्वीकृति की जो कॉलम आप देख रहे हैं, केवल 19% लोगों ने अस्वीकृत किया है और जबकि कुछ लोगों को पता नहीं है, यानी 4% लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस वोटिंग को लेकर के वो क्या रुख अपनाए। इसी तरह से एलन बेसन स्विट्जरलैंड के 58%, ऑब्रेडोर मेक्सिको के 61%। और ये जो लिस्ट है ये लंबी है। लूला डी सिल्वा ब्राजील के, और इसके साथ ही साथ जब आप नीचे तक जाएंगे तो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को 40% लोगों ने स्वीकृत किया है और अस्वीकृत भी उनको बड़ी संख्या में लोगों ने किया है। तो इस तरह से जो दूसरे विश्व नेताओं की अगर बात करें, पेड्रो सांचेज जो स्पेन के हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 33% लोगों ने स्वीकृत किया है, जबकि 56% लोगों ने उनको अस्वीकृत किया है। तो इतने बड़े वर्ल्ड लीडर्स की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से शीर्ष पर लोकप्रियता उनकी छाई हुई है। और ये जो पूरी लिस्ट है ये लास्ट तक अगर जाएंगे तो चेक गणराज्य तक जाती है, जहां पर पीटर फियाला को 19% लोगों की स्वीकृति प्राप्त हुई है और 76% लोगों की अस्वीकृति प्राप्त हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 22 बड़े विश्व के नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार शीर्ष पर बनी हुई है। 2019 में जब यह पहली बार सर्वे हुआ था उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं और न सिर्फ आगे चल रहे हैं बल्कि 2022 में उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार उनको 75% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। उनकी जो स्वीकृत करने का जो प्रतिशत है वो 75% से ज्यादा है। सर्वे का तरीका क्या कुछ रहा है? मॉर्निंग कंसल्टेंट के मुताबिक लोकप्रियता का यह डेटा किसी देश में वयस्कों से 7 दिन तक किए गए सर्वे पर आधारित है। 7 दिन तक यह सर्वे किया गया। इस मामले में 30 मई से लेकर 6 जून तक यह सर्वे किया गया और उसमें जो आंकड़े आए उस आधार पर यह सर्वे किया गया। मॉर्निंग कंसल्टेंट प्रतिदिन 20,000 से अधिक वैश्विक इंटरव्यू आयोजित करता है, 20,000 इंटरव्यूज। तो आप समझ सकते हैं जो आंकड़ा है यह अपने आप में अच्छा खासा है और इंटरव्यू में मिले जो जवाब है उसके आधार पर ग्लोबल लीडर्स के बारे में डेटा तैयार किया जाता है और उसको जो है इस तरह से डेटा तैयार होता है। अमेरिका का अगर इसके सैंपल साइज की बात करें तो अमेरिका में इसका सैंपल साइज 45,000 लोगों पर के इंटरव्यूज के साथ में होता है, जबकि अन्य देशों में सैंपल साइज जो है वो छोटे बड़े देशों के हिसाब से वो कम और ज्यादा होता है। सर्वे में जो एरर, मार्जिन ऑफ एरर है वो ±4% है, यानी कि अगर कोई गलती हुई है तो वो भी 4% से ज्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर ये आंकड़ा घटता बढ़ता भी है तो 4% से ज्यादा ये नहीं होगा। तो जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का स्तर है वो 77% से पार है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी लोकप्रियता है उसके आसपास भी कोई दूसरा विश्व नेता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जादू है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी क्या वजह है, किस तरह से ये प्रधानमंत्री या कोई भारतीय नेता यहां तक शीर्ष पर क्यों और कैसे पहुंचा है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमने जैसा कि आपको बताया वही आज हमारे विशेष का विषय है, यानी दुनिया के सबसे चहेते नेता पीएम मोदी। किस तरह से पीएम मोदी दुनिया भर के सबसे चहेते नेता बने हैं, इस विषय में बातचीत करेंगे। हमारा आज का विशेष है दुनिया के सबसे चहेते नेता
पीएम मोदी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनसे इस विषय पर बात करेंगे। दुनिया के सबसे चहेते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रफुल्ल केतकर जी, सबसे पहले जो एक जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्या बदल गया कि जो हमारा नेता है वो दुनिया के लोकप्रियता में शीर्ष पर है। क्या 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 वजह रही है, इसको क्या देखते हैं, और वो भी निरंतरता के साथ में। नमस्कार निखिल, हमको ये समझना चाहिए, सामान्यतः जब अप्रूवल रेटिंग होता है तो डोमेस्टिक ऑडियंस के आधार पर होता है, और इसमें अमेरिका में ये जब प्रथा शुरू हुई तो सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो वही पूरे विश्व स्तर पर जाने भी जाते थे, और सामान्य रूप से उनका अप्रूवल रेटिंग भी किसी भी एजेंसी में ज्यादा आता था। स्थिति ऐसी बदल गई है कि आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया, 2019 से प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय तो ऐसा था कि 82-83 तक उनका अप्रूवल रेटिंग पहुंच गया था। लगातार ये 71% से ज्यादा है। पिछले 2 वर्ष में तो ये 75% से ज्यादा का अप्रूवल रेटिंग है। ये किसी भी मापदंड पर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा अचीवमेंट देश के लिए है, और देश को सही में इसका अभिमान होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर की पॉलिसीज का जिस तरह से एक बदलाव हम पिछले 9 वर्ष में देखते हैं, चाहे आप हेल्थ केयर देख लो, चाहे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी देख लो। जैसे भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के साथ विश्व की सबसे एक तरह से शाइनिंग स्टार जिसको माना जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान कायम किया है। आप यदि इन्वेस्टमेंट के रूप में देखोगे तो वैश्विक स्तर पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके आंकड़े भी भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस से भारत ने एक तरह से करवट बदली है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि खास करके कोविड के दौरान और कोविड के बाद जिस तरीके से, वैसे तो विश्व योग दिवस के शुरुआत के कालखंड से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि को विश्व के पटल पर रखा, भारत की सोच को, भारत कभी भी केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता। तो वो चाहे वैक्सीनेशन का ड्राइव हो, चाहे वो सोलर अलायंस हो, चाहे वो विश्व योग दिवस हो, चाहे वो साउथ के देशों के हित संबंधों की बात हो, किसी भी विषय पर भारत यदि बात करेगा, भारत की दृष्टि से बात करेगा, एक सभ्यता की दृष्टि से बात करेगा, तो वो सारे विश्व के कल्याण की बात करेगा। और उसके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्राचीन भारत की सोच को आधुनिक संदर्भों में पूरे विश्व के पटल पर रखा, और मुझे लगता है कि उसका ये अप्रूवल है। और वो रखने की, वो कम्युनिकेट करने की, वो उसको अपने आचरण में दिखाने की कला जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पास है, आपके विजुअल्स में जैसे दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी ये लगता है कि इस तरह का क्राउड तो मुझे सुनने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है जितना प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आया जी। या पपुआ गिनी में हमने देखा कि वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं। तो वो कोई केवल एक व्यक्ति के लिए आदर ऐसा नहीं है, तो वो व्यक्ति जिस तरीके से भारत की सोच को आज के संदर्भों में रख रहा है, जिस तरह से हमने वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया। अमेरिका जैसा देश जब पेटेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए वैक्सीन के बारे में सोच रहा था, तो भारत पूरे विश्व में सबको ये वैक्सीन कम से कम कीमत पर या मुफ्त में मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा था। तो मुझे लगता है ये सोच, उसका प्रतिनिधित्व एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और उसी का मुझे लगता है ये सर्टिफिकेशन विश्व के इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने, बड़े देशों के राष्ट्र नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री को इस तरह का अप्रूवल देकर। आप मजे की बात देखेंगे निखिल जी, तो पहले अप्रूवल में 77% और 2 नंबर पर वो है जो है वो 61% पर है। तो ये अंतर भी एक बड़ा, मैं कहता हूं कि मापदंड है प्रधानमंत्री मोदी एज अ लीडर
एज अ कम्युनिकेटर एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंशिएंट भारत, मुझे लगता है इन तीनों कारणों से प्रधानमंत्री मोदी का अप्रूवल रेटिंग लगातार बना हुआ है। जी, दो बातें जहन में आती हैं जिसका संक्षेप में उत्तर चाहेंगे कि एक तो अपने देश में सभी नेता काम करते हैं अपने देश के विकास के लिए, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, इसका दुनिया पे इस तरह से इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है कि दुनिया पसंद कर रही है, एक बात। दूसरी बात, पिछले लगभग 22 वर्षों से वो सत्ता के शीर्ष पर हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर। लोकप्रियता घटनी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, समय के साथ साथ लोग ऊब जाते हैं, लेकिन यहां तो मामला उल्टा है, लोकप्रियता दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? देखिए, हम जब इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी बात करते हैं तब सामान्यतः जो लोग केवल तात्कालिक तौर पर चुनाव के संदर्भ में सोचते हैं उनके लिए वो लागू होता है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को उसके पार करके एक विजनरी के रूप में प्रस्थापित किया और उसके कारण मुझे लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके साथ उस तरीके से काम नहीं करता। दूसरी बात यह है, आपने जो पूछा कि वैश्विक स्तर पर जब देश के लिए काम कर रहे हो, उसका मैसेजिंग किस तरह का है, बदले हुए भारत की छवि भारत के बाहर किस तरह से बदलती हुई दिख रही है, इसका एक प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और वैश्विक स्तर पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, हमारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग था, वो हाइफनेटेड था। हम पैलेस्टीन के साथ के बारे में बात करेंगे तो हम इजराइल के साथ नहीं जाएंगे, हम सऊदी के साथ जाएंगे तो हम ईरान के साथ नहीं जाएंगे, जापान को जाना है तो चीन रुक कर जाएंगे। तो हमने किसी ना किसी देश को, किसी ना किसी संबंधों को, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने इसको डीलिंग कर दिया। विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत अपनी सभ्यता के आधार पर एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ये अपने परराष्ट्र नीति के द्वारा और अपनी राष्ट्र नीति के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को दिखाया है। और इसी कारण से ये लगातार अप्रूवल केवल भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी हमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर। और मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही, उसके साथ में आपसे विदा लूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो प्रधानमंत्री लगातार विघ्नों में रहकर तमाम बाधाओं को पार करके काम कर रहे हैं और दुनिया बड़े गौर से उन्हें देख रही है और लोकप्रियता का जो कारण है शायद इन सब में भी निहित है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर क्रिकेट के मैदान से। द ओवल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी को 8 विकेट पर 270 रन पर घोषित कर दिया और भारत के सामने जीत के लिए 444 रन का बड़ा लक्ष्य रखा है। ताजा जानकारी मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 84 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन के आगे खेलना शुरू किया। हालांकि मैच शुरू होने में कुछ देर बाद ही भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी। उमेश यादव ने 47 ओवर में लोबुशेन को कैच आउट करा दिया। इसके बाद कैमरन ग्रीन भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। कैरी ने नाबाद 66 रन की पारी खेलते हुए स्टार्क के साथ 93 रन की साझेदारी की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन पर पारी घोषित कर दी।
तो इस मैच के बारे में भी बातचीत करेंगे अपनी संवाददाता से थोड़ी देर में। इससे पहले हम आपको कुछ और खबरें दिखा देते हैं। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भी भारत ने शानदार सफलता अर्जित की है। जर्मनी के सुहेल में खेली गई जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को समाप्त किया है। भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 15 पदक जीते हैं। 1 से 9 जून तक चली इस प्रतियोगिता में 46 देशों के 511 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया है। और एक बार कोशिश करते हैं, लंदन ओवल से हमारी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मैच पर बातचीत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। जी सुचित्रा, आप जुड़ गई हैं। सुचित्रा, जिसको कहते हैं कि डगर कठिन है, सफर मुश्किल है, लेकिन जाना उस पार है और नई रीत है, नई जो एक तरह से कहनी चाहिए नई राह भी है। भारतीय टीम क्या किसी नई रणनीति के साथ सामने आएगी कि इस कठिन सफर, इस कठिन डगर को पार कर सके? 444 रन का लक्ष्य बड़ा विशाल लक्ष्य है। जी बिल्कुल निखिल, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो टेस्ट क्रिकेट की विश्व चैंपियन बनेगी। हमने वनडे के वर्ल्ड कप देखे हैं, T20 के वर्ल्ड कप देखे हैं जो भारत ने जीते हैं। टेस्ट क्रिकेट का विश्व कप अब जीतने का मौका है भारतीय टीम के पास। जी हाँ, एक बड़ा लक्ष्य है 444 का, लेकिन अगर ये टीम सही मायने में चैंपियन है, अगर इस टीम को विश्व चैंपियन बनना है तो नया इतिहास यहाँ पर रचना होगा भारतीय टीम को ओवल के मैदान पर। ये अगर भारतीय टीम टारगेट हासिल करती है, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा टारगेट होगा जो हासिल किया जाएगा। ओवल के मैदान पर सबसे बड़ा टारगेट होगा जो हासिल किया जाएगा। बहुत सारे कीर्तिमान रचे जाएंगे अगर भारतीय टीम यहाँ से इस मैच को जीत कर ले जाती है तो। और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं इतिहास से। 1979 में इसी मैदान पर सुनील गावस्कर ने ओवल में चौथी पारी में दोहरा शतक लगाया था और तब उस वक्त भारत ने चौथी पारी में यहाँ जो 429 रन बनाए थे। हालांकि वो मैच ड्रॉ हुआ था, बहुत ही कम रनों से वो मैच भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी, लेकिन ओवल के मैदान पर चौथी पारी में जो सबसे बड़ा स्कोर है आज भी वो 429 रन है 8 विकेट के नुकसान पर जो भारतीय टीम ने बनाए थे। तो हमें जरूरत है सुनील गावस्कर की तरह कोई एक बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज यहाँ पर टिक कर एक वैसी ही पारी खेलकर दिखाए। और अगर हम बात करें जिस अंदाज में आज शुरुआत की है, एक आक्रामक शुरुआत भारतीय टीम ने की है। इंग्लैंड की टीम क्रिकेट में ये एक नई टर्म लेकर आई है जिसे बेसबॉल कहा जाता है कि पहली गेंद से ही अटैक करना शुरू कर देती है। विरोधी को एक तरह से वो बैकफुट पर ले जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं सोचता कि 444 रन के लक्ष्य का जब पीछा करने कोई टीम उतरेगी तो वो आक्रामक अंदाज के साथ उतरेगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है, रनों की जो गति है वो नहीं रुकने दी है। और एक विकेट गिरा शुभमन गिल का, जिसे लेकर भी कंट्रोवर्सी है। तो मैदान पर यहाँ पर पूरा सपोर्ट है भारतीय टीम के पास, मौसम भी खिला हुआ है। अब जरूरत है कि भारतीय बल्लेबाज, उनके अंदर काबिलियत है। पिछले कुछ समय से जो हमें टेस्ट मैचेस जिता रहे हैं वो हमारे गेंदबाज जिता रहे हैं, हमारे निचले क्रम के बल्लेबाज जिता रहे हैं, हमारे टॉप ऑर्डर ने हमें मैचेस, हमें सीरीज नहीं जिताई हैं। तो आज ये परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है भारत के टॉप ऑर्डर की, भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमारे शीर्ष क्रम में हैं और ये मौका है उनके लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है खुद को विश्व चैंपियन साबित करने का, खुद को विश्व विजेता साबित करने का। बिल्कुल ये मौका है और उम्मीद है कि भारतीय टीम, जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो अपने आप को साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया सुचित्रा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और भाई नजर डालते हैं देश की अन्य खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा की गई। राज्य में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर में राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, जबकि शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। भारतीय सेना ने स्वदेशी तौर पर टेक्निकल लैंड रेडियो विकसित करने के लिए बेंगलोर की एक फर्म के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए आगामी पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध किया। मुंबई एनसीबी ने डोंगरी से ड्रग्स तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करके डोंगरी से 50 करोड़ रुपए मूल्य का 20 ग्राम नेफ्रोन 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक नकदी बरामद की और 186.6 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। इस मामले में एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। केरल के तटवर्ती इलाके में मशीन चालित नौकाओं से मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान केरल के बंदरगाहों से करीब 4000 मछली पकड़ने वाली नौकाएं संचालित नहीं हो सकेंगी। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीन की प्राथमिक स्तरीय जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन की यांत्रिक त्रुटियों की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के 168 बटालियन के जवानों ने 3 किलो वजनी आईईडी निष्क्रिय किया। आईईडी अवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर दुर्गा मंदिर से 20 से 25 मीटर की दूरी से बरामद किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगाया गया था। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।